मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं डिफेंस इंस्टीट्यूट द विनिंग एज देहरादून में। जैसे कि हम सब जानते हैं 28 फरवरी को इंडियन आर्मी के सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन और सोल्जर जीडी का एग्जामिनेशन होना था, जो कि फाइनल एग्ज़ाम था, रिटर्न टेस्ट जो कि होता ही है आफ्टर क्लियरिंग द मेडिकल। उसमें किसी कारणवश सोल्जर जीडी का तो हो नहीं पाया, लेकिन सोल्जर क्लर्क का और सोल्जर ट्रेडमैन का हो गया। अभी जो सोल्जर ट्रेडमैन का पेपर था वो बाकी साल के पेपर से या जो बाकी टाइम जो पेपर होते हैं उससे थोड़ा सा अलग आया था, थोड़ा सा लेवल अप भी था और कहीं कहीं पर हालांकि लो भी था, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा अप था। तो उसी पेपर को मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए लाया हूं, जो कि बहुत ज़रूरी था आपके साथ डिस्कस करना। और कल हम क्लर्क का जो पेपर था वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर मेरे पास भेजा है एक मेरे स्टूडेंट ने, जो कि जिन्होंने अपना एग्ज़ाम लैंसडाउन में दिया था, और क्लर्क का एग्ज़ाम मेरे पास आया है आमरकोट सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर से। मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने भेजा हुआ है। हम दोनों पेपर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इस पेपर को डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा जिसने ये पेपर दिया था कि उनकी गलतियां कहां पर हुई थी, और जो आगे सोल्जर जीडी का पेपर देने वाले हैं जो कि अब अप्रैल महीने में होने वाला है, शायद 25 या 26 अप्रैल को होने वाला है, उसमें इस तरीके का पेपर आ सकता है। इसलिए हर एक को बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन 50 क्वेश्चन का देखें। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है लैंसडाउन सोल्जर ट्रेडमैन 10th का। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, एक्चुअली जो थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये जो अलरा कलम थे इन पे किसी का ध्यान गया नहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर सही यही है, डी। हालांकि जो गौतम बुद्ध थे वो अपने गुरु किसको मानते थे? विश्वामित्र को मानते थे। इनके पास भी वो गए थे, इनसे उन्होंने योग विद्या सीखी थी कुछ समय तक, लेकिन बाद में जिस चीज़ की खोज में वो गए थे वो नहीं मिल पाया और वो इनको छोड़कर चले गए थे। बाद में गौतम बुद्ध ने इनको छोड़ दिया था, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ये जो अलारा कलम थे ये इनके गुरु थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होती? तो मच्छरों के काटने से नहीं होती, उनमें एक ही बीमारी है, वो है पीलिया। अब देखो, आपको पीलिया पता होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको पीलिया नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए बोलता हूँ, और आपको करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, ये जॉन्डिस है, जो कि लीवर की प्रॉब्लम होती है, शरीर पूरा का पूरा पीला पड़ जाता है, दूषित पानी से या खान पान से ये प्रॉब्लम होती है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मच्छर के काटने से होती है। इसलिए हमेशा आपको इंग्लिश जो इस तरीके के टर्म्स हैं उसमें इंग्लिश जानना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? कहाँ है अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में है। उसके बाद देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये बॉम्बे में है। बॉम्बे में तो ऑप्शन में है नहीं, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, तो ये डी ऑप्शन, ये तो ट्रॉम्बे है, ये भी इसी में है। और ये कहाँ पर आता है? ये मुंबई में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नरगिस दत्त को। नरगिस दत्त जो कि संजय दत्त की जो संजय दत्त हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनकी माँ भी थी, और जो सांसद थे सुनील दत्त उनकी धर्मपत्नी भी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेडियो स्टेशन नहीं है? तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। आप अगर जो मैंने इससे पहले 3 वीडियोज़ की सीरीज डाली थी उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने 2 पेपर में डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रबड़ की वाल्कनीकरण के लिए रबड़ में क्या मिलाया जाता है? मैं आपको बता देता हूं कि रबड़ का जो वाल्कनीकरण होता है, सबसे पहले ये होता क्या है? रबड़ का जो वाल्कनीकरण होता है ये वल्कनाइजेशन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। रबड़ को लंबे टाइम तक रखने के लिए आप देखेंगे कि रबड़, अगर नॉर्मल रबड़ को उसको पानी में रखेंगे तो अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसकी आयु को बढ़ाने के लिए उसको उसमें सल्फर मिलाया जाता है और इसको 3 से 4 घंटे तक 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तभी जो रबड़ अच्छी बनती है। इसीलिए उसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो वल्कनाइजेशन जो रबड़ का किया जाता है वो सल्फर मिला के किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
गांधी जी को करो या मरो का नारा, गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वो कब दिया था? उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में दिया था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, ये फिर असहयोग आंदोलन है जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, और ये खिलाफत मूवमेंट सारे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखो बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर ये बुंदेलखंड लिखा हुआ है। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का मतलब होता है, ये डेक्कन शब्द से बना हुआ है। ये सबसे बड़ा जो पठार है सेंट्रल इंडिया में, इसमें 4 से 5 स्टेट कवर हो जाते हैं। जो सतपुड़ा की रेंजेज है मध्य भारत की, वो भी डेक्कन के पहाड़ में आती है। तो यही पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है। याद रखना, लद्दाख मत कर लेना, लोगों का ध्यान इसमें लद्दाख पर जाता है। एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो कौन सा आंदोलन था? होम रूल। होम रूल आंदोलन था। ये रट लीजिए, ये थोड़े क्वेश्चन बड़े अटपटे से हैं जो नहीं पढ़े लोगों ने, लेकिन तो खैर हालांकि ये आसान है। लेकिन इससे पहले जो जिसका आंसर नरगिस दत्त था, या जो पहला वाला था गौतम बुद्ध वाला, वो थोड़े अलग क्वेश्चन थे जिनमें जो जनरली टच में स्टूडेंट उनके नहीं थे। ठीक है, उसके बाद सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भाई सिक्किम के जो पवन कुमार चामिंग है, बहुत लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि बहुत लंबे समय तक कौन रहे, तो पवन कुमार चामिंग रहे। लेकिन अभी कौन है? अभी प्रेम सिंह तमांग है वहां के सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है, लोहित नदी, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? मैं आपको बता देता हूँ, ये तिब्बत से आती है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में घुसती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी चीन से आती है, सांगपो जिसका नाम चीन में है, और ये भी अरुणाचल प्रदेश में, दोनों इंटर करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर चलने के बाद बहुत स्पीड से चलती है ये लोहित नदी, और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर सफर करने के बाद किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, इसीलिए ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इन तीनों में से कोई भी अगर आपको एक याद होगा ना, कोई भी अगर एक आपको याद होगा तो यही आपको पता लग जाएगा कि कोटा बांध यानी कोटा शहर जो राजस्थान में है, वहां पर कौन सी नदी है? वहां पर चंबल नदी है। तो इन तीनों में से एक भी आपको बांध पता होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का निटवेयर कैपिटल? निटवेयर कैपिटल हो सकता था यहाँ पर इन्होंने निटवेयर कैपिटल बोला था, हो सकता था यहाँ पर ये बोलते थे टेक्सटाइल सिटी। कौन सी सिटी? टेक्सटाइल सिटी या कॉटन सिटी। कॉटन सिटी भी बोला जा सकता था। ये 3-4 नाम ऐसे हैं इसके जो टेक्सटाइल, कॉटन सिटी इससे जाने जाते हैं। ये कौन सी है? ये त्रिपुर है, तमिलनाडु में एक सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा निटवेयर बनाए जाते हैं। कॉटन का जो निट वेयर से मतलब क्या? जो पहनने के लिए कपड़े बनते हैं, निट यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं जनरली कॉटन वाले, उन्हीं के लिए इसलिए यूज़ किया गया, इसलिए इसको सिटी ऑफ टेक्सटाइल, सिटी ऑफ कॉटन सिटी भी बोला जाता है। सही आंसर तिरोड़। चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है? कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिंक फॉस्फेट है कि जिंक फास्फाइड है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चूहे मारने के वाली दवाई में जिंक फास्फाइड मिलाया जाता है। कभी अगर आप लाए होंगे चूहे मारने के लिए मार्केट से खरीद के पैकेट, तो उस पर लिखा ही रहता है ZnP2, उसका नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ होता है कि भैया इसको किस तरीके से यूज करना है, और वहां पे लिखा हुआ होता है जिंक फास्फाइड। क्या लिखा होता है? जिंक फास्फाइड। ठीक है, आगे बढ़े। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एक्चुअली जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो ऑप्शन में है ही नहीं। एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? एथिलीन का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन है। अगर एसिटिलीन है तो एथिलीन की तरह ही काम करती है एसिटिलीन भी। एथिलीन की तरह काम करती है एसिटिलीन भी, इसलिए यहाँ पर एसिटिलीन को हम सही आंसर में लिखेंगे। एसिटिलीन भी फलों को पकाने में काम आती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? देखो ये भी कम अभिक्रियाशील है, ये भी कम है, ये भी कम है। ये क्या है? ये सिल्वर है। ठीक है, अब ये सिल्वर है लेकिन इसको अर्जेंटम बोलते हैं लैटिन भाषा में। ये Au है, गोल्ड है, और ये Cu है, कॉपर है, K है, पोटेशियम है। तो जो सबसे, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम है वो कौन सी होती है इन आपस में? वो कॉपर होती है। क्या होती है? कॉपर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं। यहां पर क्या था? ये तैरते हैं, इसलिए तैरते हैं। किस लिए तैरते हैं? इसलिए तैरते हैं। यहां पर है तैरते, इसलिए तैरते हैं बादल, क्योंकि लो डेंसिटी, लो प्रेशर, लो डेंसिटी के कारण उनका द्रव्यमान कम हो जाता है, उनका भार कम हो जाता है, इसलिए वे तैरते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो तैरते हैं।
लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस जो फफूंद है ना, ये फफूंद और ये शैवाल, इन दोनों को जो मिलके जो चीज बनती है उससे होता है। वो क्या चीज होती है? वो ये लाइचन होती है, लाइचन से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ए लाइचन होता। जिसने भी किया इसका सही आंसर ए लाइचन होता। निम्नलिखित में से किसे दृष्टि संबंधी भ्रम माना जाता है? दृष्टि संबंधी भ्रम, आप कभी गर्मियों में लंबी सड़क में कहीं जाएंगे, आपको दूर से दिखाई देगा सामने जो मेन सी काले कलर की सड़क में जो तारकोल है, उसमें जो आगे आपकी गाड़ी चल रही होगी कोई दूर, उसका प्रतिबिंब सा दिखाई देता है जमीन में। प्रतिबिंब का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पानी होगा, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता, रोड बिल्कुल सूखी होती है। तो वो क्यों होता है? वो होता है मृग तृष्णा यानी मिराज के कारण। किसके कारण? मिराज के कारण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर मिराज है। यानी हमको ये ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है, नहीं कंफ्यूज हो जाता है कि ये है क्या चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कौन से तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने क्वेश्चन पेपर इससे पहले सॉल्व करवाए थे कि जो -40 डिग्री होता है, एक ही टेम्परेचर ऐसा है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ये ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी, नाड़ी नहीं होगा ये क्या होगा? नाड़ी। क्या होगा? नाड़ी। नाड़ी, नाड़ी की जांच ये होती है ना, नाड़ी, इसकी जांच क्यों करता है भाई? क्यों करता है? जैसे दिल धड़कता है वैसे नाड़ी भी यहाँ पर धड़कती रहती है, तो हृदय गति की जांच करने के लिए डॉक्टर ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता? कई लोगों का दिमाग में आता है कि वो कंगारू की बात हो रही है। बिल्कुल कंगारू है, लेकिन कंगारू रैट है। ये एक प्रकार का चूहा है, एक छोटा सा चूहा होता है जिसको कंगारू रैट बोलते हैं। ये अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता। ये क्या खाता है? ये वनस्पति खाता है। क्या खाता है? वनस्पति, छोटे छोटे प्लांट्स को खाता है, हरी पत्तियां खाता है, वहीं से उसको पानी पूरा हो जाता है, इसलिए पानी नहीं पीता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू, कहां से आता है? मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। तो जो ये वाला है लेफ्ट एट्रियम, जो ऊपर वाला, जो 4 चैम्बरों के, ये चारों चैम्बरों के नाम है। इसमें जो सबसे शुद्ध आता है वो पल्मोनरी जो धमनियां होती है, पल्मोनरी धमनियों के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। 4 चैम्बरों में इसके नाम है, 4 चैम्बरों में एक चैम्बर, वो सी, ये डी होगा इसका, यहां पर डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल? लेड पेंसिल उसका सिर्फ नाम है दोस्तों, उसमें होता ग्रेफाइट है। मैंने आपको बताया कि जो पेंसिल होती है उसमें क्या, कौन सा होता है? उसमें ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट का तो जिक्र नहीं हो रहा, लेड की बात हो रही। लेड का मतलब होता है शीशा, तो शीशा तो पेंसिल में होता नहीं है, ये सिर्फ उसका नाम है। इसका आंसर सही होगा डी। H2SO4 क्या है? H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या, कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? एसिड हो गया। ठीक है, एसिड, वो जो हाइड्रोनियम आयन दे देते हैं, ब्लू डिस्मस को लाल कर देते हैं, वही। एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है, क्यों? इसलिए चमकता है कि उसका कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन से मतलब अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। एटम की खोज किसने की थी? एटम की खोज 1803 में की थी। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। कब की थी? 1803 में की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम? देखो ये जो उसने ऊपर दिए हैं, अभी मैंने ये पेपर जिस तरीके से वैसा नहीं है, थोड़ा सा मैंने हेर फेर किया है। क्वेश्चन 50 के 50 वही हैं, लेकिन ये जो सेक्शन सी था इसको मैं नीचे ले आया हूँ, और जीएस को, जनरल साइंस को और जो जीके को मैंने एक साथ मिला दिया है। तो यहाँ पर था फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम। ये जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से कौन सा नहीं बनता? देखो सब में वही है, टेरेन, डबल आर ये आ रहा है, क्रिएशन में आ रहे हैं सारी चीजें, इनएक्शन, TION आ रहा है, रिलेशन एल, इसमें एक एल ऐसा है, एल क्या है? एल, जो एल इसमें नहीं है, यानी जो रिलेशन है ये इससे नहीं बनेगा। टॉम 48, डिक 27, व्हाट विल बी द हैरी? वो है ना एक कार्टून आता है ना, ये टॉम एंड डिक और हैरी वाला,
तो मैं पहले भी आपको बताया है, कभी भी आपने जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता, आपका टाइमिंग शुरू नहीं हुआ है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर ABCD पहले लिख देनी है। ये हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब अगर आपका रीजनिंग का पेपर है, अगर आप रीजनिंग वाले नहीं, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने क्लर्क की या GD की या ट्रेडमैन्स की, किसी का भी एग्जाम होता है, अगर आपके पास रीजनिंग ABCD वाले आते हैं तो यहाँ पर आपको पहले ABCD लिख लेनी है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब बोलेंगे सर ABCD तो हमें आती है। हाँ आती है, मुझे भी पता आपको ABCD आती है, लेकिन हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा इसमें नंबरिंग में जो कंफ्यूज हो जाता है वो लिखना है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये देखो, अब हमको ये पहले ही लिख लेना है क्योंकि इस तरीके का कोई क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इसलिए नंबरिंग करके आपने रख लेनी है। उल्टी भी 1 2 3 4 और यहाँ A तक 26। अभी टॉम को 48 लिखा है, टॉम को 48 लिखा है, यानी टॉम टी कितने पे है, 20 पे, ओ कितने पे है, 15 पे, 20 और 15 35, एम कितने पे है, 13, 35 और 13 48। ये देखो 48, ये देखो 48। इसका मतलब जो जिस जगह पे है उस जगह की काउंटिंग हो रही है। डिक से भी एक बार देख लेते हैं, D 4 पे, I 9 पे, 9 और 4 13, C 3 पे, 13 और 3 16 और K 11 पे, 16 और 11 27 ही आ रहा है। इसका मतलब हैरी का भी हम जगह देखेंगे H 8 प्लस A 1 प्लस R यानी 18 प्लस Y कितने पे है, Y है 25, कितने पे है 25, तो 18 दूना 36 और 1 37 और 8 45 और 25 70। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं हम जो रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फाइंड राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ड्रिल का बोर, ये देखो हिंदी में भी होगा, लेकिन आपको हमेशा ऐसी चीजें इंग्लिश में पता होनी चाहिए। देखो ड्रिल का बोर, जो ड्रिल मशीन है, बोर हम छेद करने के लिए यूज करते थे। तो जो सीब है, इसको क्यों यूज करते हैं हम, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, छानने के लिए यूज करते हैं। थ्रेस के लिए नहीं, थ्रेसर क्या होता है, जो घास काटने की जो मशीन थ्रेसर बोलते हैं ना, होता है ना वो थ्रेसर, तो थ्रेसर के लिए यूज नहीं करते। राइंस जो होता है, राइंस किस लिए, जैसे वॉशिंग मशीन में भी कपड़ों को खूब घुमाता है, कुल्ला जैसे हम मुंह से कुल्ला करते हैं उसको बोलते हैं, तो उसमें भी यूज नहीं होता। सही आंसर इसका क्या होगा, शिफ्ट होगा। इन फर्स्ट टू बी लास्ट, फर्स्ट लास्ट की तरह है तो पार्टनर किसकी तरह होगा, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट, पार्टनर का अपोजिट दोस्त का अपोजिट दुश्मन, अपोनेंट विरोधी कौन सा है, ये रहा विरोधी। ठीक है, नेक्स्ट 35, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से ऑड वन कौन सा है, ऑड मतलब विषम, जो इनमें मैच नहीं खाता। मुंबई राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, बेंगलोर राजधानी है, यंगून, अरे यंगून भी तो राजधानी है, लेकिन है कहाँ की, भारत में नहीं है। ये जो सिटी है, ये जो सिटी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर है, ये इंडिया में नहीं है, ये म्यांमार में है, ये इंडिया में है, ये इंडिया में है, ये इंडिया में है। तो सही ऑप्शन बी यंगून होगा। अब पढ़ते हैं मैथ्स के पार्ट की तरफ। मैथ्स 36 क्वेश्चन नंबर है 2x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने क्या बोला, हमेशा इस ऐसे मौके पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x 1 जा 2x, 3x माइनस 3, ठीक है। अभी 3x माइनस 3 हो गया, 3x यहाँ आएगा तो माइनस का x हो गया, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का x इक्वल टू 3 आ जाएगा। दोबारा 2x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 है। ये क्या है, माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है। देखो क्वेश्चन में माइनस का 3 दिखता है, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 3x, और माइनस का माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये जब यहां पर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 5x बराबर 3, यानी x बराबर 3/5 है। क्या ऑप्शन में कहीं 3/5? यस, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर हो गया। 37 देखो, What is the sum of two consecutive even number, the difference of whose square is 84? दो सम संख्याओं का जो जोड़ है वो बोल रहा है क्या होगा इनमें से अगर उनका जो स्क्वायर का अंतर है वो 84 होगा। मैं देखता हूं, ये 38 है, 38 में दो सम संख्याएं क्रमागत लगातार, मतलब 18 और 20
है ना, यही तो हो रही है। उसके बाद और तो कुछ नहीं हो रही है। 18 और 20, 20 20 होंगे 400, 18 100 से ज्यादा हो रहा है, गलत है। 42, 42 में 2 कर्मागत होंगे तो क्या होगा, 2 कर्मागत होंगे 42 में, तो 20 और 22, 20 और 22 है, इसका कितना हो गया 400, और 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 माइनस 484, 84 ही तो बोल रहा है वो, तो यही, यानी इसका आंसर यही होगा। समझ में, इसको लॉजिकली हमने ऐसे करना है ऑप्शन से। ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने ऑप्शन से सॉल्व करना है। अभी आप बोलोगे सर हमारे अगर इसको कॉन्सेप्ट वाइज करते तो कैसे करते, भाई हम ऐसे करते, एक संख्या x है, उसी के सामने जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो क्या होगा x + 2। अगर ये 18 होगा तो 18 + 2 20, अगर ये 16 होगा तो 16 + 2 18, वही होगा इक्वल टू। अब इनका स्क्वायर करने, इनका डिफरेंस बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है। तो x + 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर हो 84 बता रहा है हमको। अगर मैं इसका a + b के होल स्क्वायर से इसको खोलूं, x² + 4 + 4x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 84, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 4x जब उधर चला जाएगा, ये 4 तो 4x इक्वल टू माइनस हो जाएगा 80, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x 20 आ जाएगा, और 20 आ गया x, तो x 20 होगा तो x + 2 क्या होगा 22 होगा, और 20 और 22 42, यही तो आंसर है। ठीक है, यही तो आंसर है। नेक्स्ट 38 देखिए, 38 में अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना 4 हो जाएगा, तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। विजय यानी अभी क्या है 3 और 4 है, विजय की 4 है, विजय की क्या है अभी 4 यानी जो भी उम्र होगी इसमें विजय की वो 4 के डिवाइड में होगी, ये बात क्लियर है। 30 होता नहीं, 13 होता नहीं, 20 भी होता, 40 भी होता, इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है। चलो मैं 20 को लेता हूं, माना 20 है। अगर विजय की 20 होगी तो 3, अजय की कितनी होगी 15 होगी, 3:4 15 ही हो रहा है। अब इस पे नियम लगाते हैं कि 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5 साल बाद इसकी 25 और इसकी 20। अब ये किसी के अनुपात में आ रहे हैं, हाँ 5 के, 5 चौको 20, 5 5 25, यानी 4:5, यही बोल रहा था ना वो बाद में, 4:5 यही बोल रहा है, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। 40 सी को मैं देख ही नहीं रहा हूं, सी को मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है, आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको हम ऑप्शन से लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल। ये देखो 2 सही 3/4 है, इसको मैं 4 दूनी 8 और 3 11/4 लिख देता हूं, ये है एक्चुअल नंबर। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल क्या 1/x है ना, तो 1/4 11/4 का कितना 4/11, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन, यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोण क्या कहे जाएंगे। अगर 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोण होते हैं सप्लीमेंट्री कि कंप्लीमेंट्री, क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री। और अगर 90 डिग्री हो तो कितने क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। कंप्लीमेंट्री कब होंगे, जब 180 डिग्री, और जब सप्लीमेंट्री होंगे ये वाला ऑप्शन तो 90 डिग्री, सही ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 41 कमला ने एक संतरे का 3/5 हिस्सा खाया। कितना खा लिया उसने, 3/5 खा गई कमला। रिमेनिंग को मीनू ने खाया। संतरे का कितना हिस्सा मीनू ने खाया, टोटल कितना था 1 था, उसमें से कितना खा लिया कमला ने, इतना। 5 और 3, 5 में से 3 का 2/5 बचा, कितना 2/5 बचा था मीनू के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत सिंपल पेपर था, थोड़ा आगे के क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अभी ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि What will be the percentage of increase in the area of circle whose circumference in increase by 50%। देखो अगर circumference में कुछ भी ले सकता हूं, माना अगर 8 हो गया, 8 होगा तो जब 8 होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, और जब उसका 12 हो जाएगा सर्कमफ्रेंस तो समय क्षेत्रफल कितना होगा। इसको हम इतना लंबा ना करके हम सीधा क्या बढ़ा रहा है, वो 50% बढ़ा रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था x + y + xy/100। अगर माइनस करता तो माइनस करते, घटाता उसने बढ़ाया है। अब बोलोगे 2 कहां से लाऊं, दोनों 50 ही लेने हैं हमने इसमें, दोनों हमने इसमें 50 ही लेने हैं, क्योंकि 50% बढ़ रहा है। तो 50 गुणा गए 50/100, यानी ये क्या हो जाएगा 50 और 50, ये तो 100 हो गया, प्लस 50 और 50 2500, 2500/100, 0 से 0 0 से 0 125।
125%, 125%, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ए 9 का होता है, ये 10 का होता है, ये 11 का होता है, 18 किसी का नहीं होता। यही सही आंसर होगा। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 44 In a mathematics exam, a student scored 30% in the first paper out of total of 180. How much should be he score in the second paper out of 150 if he has to get at least 50% marks overall? भाई एक विद्यार्थी था, उसको 180%, उसने क्या करा कि 180 मार्क्स में से 30% मार्क्स लिए, तो 180 का 30% होगा तो 30 गुणा गए 18 तिया 54, 0 से 0 नहीं, मतलब यहाँ पे 100 होगा तो इससे वो कट जाएंगे दोनों, तो 54 मार्क्स लिए उसने। भैया उसने 180 में से 54 लिए, जबकि अब उसको टोटल कितने हैं? 180 ये रहे और 150 ये रहे, 18 और 15, 18 200 300, कितना हो गया? 330। यानी टोटल 330 मार्क्स हैं, उसको 50% लेने ही लेने हैं इसका, यानी इसका ठीक आधा लेना है, यानी 165 मार्क्स उसको लेने ही लेने हैं। 54 उसने ले लिए, 54 मार्क्स उसने ले लिए, 5 में से 4 गए 1, 16 में से 5 गया 11, यानी 111 मार्क्स उसको और लेने हैं। कितने में से? 150 में से। कितना परसेंट होगा? 111 बटे 150 गुणा गए 100, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से इसको काटता हूं, 3 तिया 9, 3 सता 21, यानी 37 दूना, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 74% है कहीं ऑप्शन में? 74% ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 1 4 9 16 25, आगे क्या आएगा भाई? आगे क्या आएगा? 1 4 9 16 25 36 49, इसको चल रहा है ना सीधा सीधा, क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहे हैं, तो 49 7 का वर्ग हो गया। 45 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या का 1/3 करने पर 70 प्राप्त होता है। भाई कोई संख्या है, उसका 1/3 करने पर कितना प्राप्त होता है? 70। वो नंबर क्या है? किसी का 1/3 70, तो 7 तिया 21, 210, यानी 210, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 तिया 21, 1/4 करता तो 7 चौको करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ 133 135 136। देखो एवरेज हम क्या करते हैं कि उन सबको जोड़ देते हैं, इसको आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितने अंक होते हैं उतने से भाग कर देंगे। 133 प्लस 135 प्लस 137 बटे 3। अब ये तो इसमें 2 जोड़ दिया, ये भी 135, इससे 2 घटा दिया, तो जो इसका 2 घटाया था वो यहाँ चला गया। ये भी 135, ये भी 135, ये भी 135, यानी तीनों का जो एवरेज आएगा वो भी कितना आएगा? 135 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी 48 में इफ ए बराबर दी फाइंड 16 माइनस ए माइनस बी। देखो ए के बराबर बी है, यानी अगर मैं यहां पर भी ए रख दूं तो ए में से 0, 16 को 0 से गुणा कर देंगे तो 0 है, यस। डी यहां पर ये यहां चला गया है ना, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 49, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। अगर दोनों को एक साथ चलाते हैं तो कितने देर में भरेगा? ये उस सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की तरह है कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो ऐसा। तो इसमें हम क्या करते थे? मैंने क्या बताया था आपको? इसमें एक फॉर्मूला बताया था कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई मतलब 30 गुणा के 20, 3 में 600, एक्स प्लस वाई यानी 30 और 20 50, 5 5 12 मिनट है, यस। ए 12 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 12 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 एप्पल है, 450 एप्पल है, 30% खराब हो गए, यानी 450 का 30% निकालूंगा तो इससे एक ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। 45 दिया कितना होगा? 135 हो गया। 435 में 450 में से 135 खराब हो गए, तो अच्छे सेब की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10 में से 5 गए 5, और 45 में से 44 में से 13 गए तो 325, 315 नहीं 315। ये देखो 10 में से 5 गए 5, 50 44, 44 में से 13 गए 31, 315 है कहीं ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी।
तो ये था ये क्वेश्चन पेपर, जिसमें से कि थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो जीके वाला पार्ट थोड़ा अजीब सा था। कि मतलब अजीब सा क्या था, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो उसमें शायद कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत टाइमली आप इसको कर सकते थे। कोई बात नहीं, जिसने जो भी आप इसके साथ अपने मार्क्स टैली कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने कितने नंबर का टोटल अटेम्प्ट किया है। बाकी जो क्लरिकल वाला पेपर था वो भी मैं कल डिस्कस करूंगा, आपकी कमियां बताऊंगा। और जो पेपर अब होने वाला है नेक्स्ट अप्रैल के महीने में, या कोई भी अब आगे पेपर होने वाले हैं जो जीडी के लिए, ये बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शन मिल गया उनको नए साल का 2021 का, कि भैया इस तरीके का पेपर अभी आने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।